आगे हम सब देखते हैं यूनिवर्स 7 के फाइटर्स सामना करते हैं यूनिवर्स 9 के फाइटर्स का। पिक्कोलो एंड गोहान बैटल को लीड करते हैं। दोनों की ताकत सामने वालों पे भारी पड़ती है। देखिए तो ऐसा ही लग रहा था जैसे यूनिवर्स 9 जल्दी ही एलिमिनेट होने वाला था, पर क्या सच में ऐसा होने वाला था? इसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मुझे हाई पॉइंट दे सकते हो, प्रोडक्ट में टैग करता रहता हूँ, चेक कर सकते हो, पसंद आए तो बाय कर सकते हो। बैटल अभी आगे बढ़ता है। यूनिवर्स 9 के सबसे ताकतवर फाइटर्स बैटल करने आ जाते हैं। गोहान अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। गोहान अभी अकेला ही ट्रायो डेंजर्स पे अटैक करने जाता है तो इन तीनों भाइयों को ऐसा लगता है जैसे इनके जाल में फंस गया था। तीनों पे अटैक करने लग जाते हैं, काफी सारे हिट मारने की कोशिश करते हैं पर एक बार भी हिट नहीं कर पाते। सबका ध्यान इसी पे आ जाता है तो पिक्कोलो मौके का फायदा उठाते हैं। यूनिवर्स 9 के एक और फाइटर को एलिमिनेट कर देते हैं। सिड्रा की टीम में स्पाइडरमैन भी होता है जो अपने वेब का इस्तेमाल करता है, टीएन को पकड़ लेता है, उसे बाहर फेंकने ही वाला होता है। इतने टाइम में बारडॉग इसके वेब को पकड़ लेते हैं, इसे घुमाने लगते हैं, देन दूसरे वाले वॉरियर पे फेंक के मारते हैं। दोनों नीचे गिर जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। कितने टाइम में मास्टर ऋषि को अटैक करता देखते हैं जो दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। इतने टाइम में टीएन दो फाइटर्स के पास जाता है, सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है, दोनों को अंधा कर देता है, देन बारडॉग की अटैक का इस्तेमाल करके दोनों को बाहर कर देता है। सिड्रा की टीम के सभी फाइटर्स ऐसे बाहर जा रहे थे जैसे कोई टीम नहीं थी बल्कि मजाक था। पिक्कोलो गोहान को इशारा देते हैं कि जिनका सामना वो कर रहा था वो तीनों यूनिवर्स 9 के आखिरी फाइटर्स थे। गोहान को अच्छा तो नहीं लगता पर उसे इन तीनों को एलिमिनेट करना ही था, ये उसकी मजबूरी थी। हालांकि ट्रायो डेंजर्स हार नहीं मानते, अपनी ताकत को बढ़ा के बैटल करते रहते हैं, अपना पूरा दम लगाते हैं। सिड्रा और इनके सुप्रीम का इनसे कहने लगते हैं कि ये अपने यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद है, ये हार नहीं सकते। पर गामो इनसे कहने लगता है कि आप चिंता ना करें, हम फाइट करते रहेंगे, किसी भी कीमत पे अपने यूनिवर्स को जिताएंगे। वासिल अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा था, उसे बस किसी भी तरह से एक हिट लेना था ताकि बैटल के मोमेंटम को अपनी तरफ कर सके। पर गोहान इन तीनों को ऐसा नहीं करने देता। वो जिस तरह से बैटल कर रहा था तीनों में से कोई भी उसे हिट कर ही नहीं पाता। इन तीनों का फोकस गोहान पे होता है पर शायद ये तीनों भूल गए थे कि गोहान की टीम में और भी काफी सारे मेंबर्स थे। बारडॉग अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाते हैं, सुपर सेन 3 फॉर्म में आ जाते हैं, देन की अटैक को चार्ज करने लगते हैं जिससे बैटल को खत्म किया जा सके। इनके की अटैक को गोहान भी फील कर पाता है। वो जानता था कि अभी उसे क्या करना था, किसी भी तरह से तीनों को अरीना के एज पे लेके आना था। गोहान इन तीनों से काफी देर से बैटल कर रहा था, वो जान गया था कि कैसे अटैक करके तीनों को अरीना के एज पे लाया जा सकता था। वो ऐसा ही करता है। ये भी अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है, अपने फाइनल अटैक को तैयार करने लग जाता है। गामो अपने दोनों भाइयों से कहने लग जाता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा। ये तीनों भी अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाते हैं, अपना सबसे ताकतवर अटैक ट्रायंगल डेंजर बीम बनाने लगते हैं। बारडॉग का की अटैक तैयार था, वो अपना की अटैक लेते हैं तो सामने से ये तीनों भी अपना की अटैक ले लेते हैं। दोनों की अटैक आपस में कोलाइड हो जाते हैं। इन तीनों का अटैक डोमिनेट कर पाता कि इससे पहले पिक्कोलो मकंग को सपोर्ट अटैक के साथ अटैक करता है। ये तीनों अपना और दम लगाते हैं पर इतने में गोहान अपने कामेहामेहा वेव के साथ अटैक करता है जिसमें इतना दम होता है कि इन तीनों के अटैक को डोमिनेट कर देता है। बारडॉग, गोहान एंड पिक्कोलो तीनों के कंबाइन अटैक से यूनिवर्स 9 की आखिरी उम्मीद भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। सिड्रा को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी हार गए। इनकी आंखें सीधा ज़ेनोसामा पे जाती हैं कि अभी ज़ेनोसामा क्या करेंगे। का सामने आते हैं, बताने लगते हैं कि बासिल, लवेंडर, बर्गामो एलिमिनेट हो गए हैं। ज़ेनोसामा अपना गॉड पैड निकालते हैं, तीनों पे टैप करते हैं, देखने लगते हैं कि इनके तो सारे के सारे फाइटर्स बाहर गिर गए थे। का डरावना सलूक देते हैं, देन कहने लगते हैं कि इसी के साथ यूनिवर्स नंबर 9 को इरेज कर दिया जाएगा। अरीना के सारे फाइटर्स ने फाइट करना बंद कर दिया था, सबकी नजर दैशिनकन और ज़ेनोसामा पे ही होती है। ज़ेनोसामा अपना हाथ उठाते हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स 9 को एक पल में तबाह कर देते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हो रहा था, जबकि सबको बताया गया था कि ऐसा ही होगा। बीरस भी से कहने लगते हैं कि जरा देख के बता यूनिवर्स 9 की हालत कैसी है। बीस अपने स्टाफ में चेक करते हैं, बताने लगते हैं कि बता तो तब आऊंगा जब यूनिवर्स 9 होगा, इसका तो नामो निशान नहीं है। गोहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो काफी बुरा फील कर रहा होता है पर पिक्कोलो इससे कहने लगते हैं कि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। दैशिनकन अभी स्माइल कर रहे होते हैं, गोकू की तरफ देख रहे होते हैं जैसे अपनी आंखों से इसे कुछ बताना चाहते थे। वेजिटा के पास आता है, कहने लगता है तो इसी तरह से एक पल में किसी को भी तबाह कर सकते हैं। इसी बात पे गोकू इससे कहने लगता है कि तूने तो ये पहली बार देखा है पर मैं तो ऐसा काफी बार देख चुका हूँ, हर बार इनकी ताकत को देख के डर जाता हूँ। वेजिटा इसी बात पे कहने लगता है कि वैसे अगर तुझे डर लग रहा है तो तू पीछे हट सकता है, डरने वाला मुकाबला नहीं कर सकता। गोकू इसकी बात पे जवाब देता है कि मेरा फोकस तो जीतने पे है, किसी भी तरह से जीत के सबको बचाऊंगा। वेजिटा कहने लगता है तो फिर जल्दी बता तेरा अगला टारगेट कौन होने वाला है, जेरन से फाइट क्यों नहीं करता। ये बंदा बताने लगता है कि सबसे पहले कमजोर फाइटर्स को बाहर करेंगे, जितने कम फाइटर्स होंगे प्लान बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। वेजिटा इसी बात पे कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तेरे से जल्दी ही मिलूंगा। वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म में चला जाता है, अपना अगला टारगेट चूज कर लेता है, जो कौन होने वाला था ये तो हमें नहीं पता। साथ ही गोकू ने भी अपने अगले अपोनेंट को चूज कर लिया था जिसके बारे में हमें पता है कि फाइट करने जाने वाला था किल और कोलिफला से। इसके बाद कहानी आ जाती है 17 पे, जो अकेला होता है, फाइट कर रहा होता है यूनिवर्स नंबर 2 के वॉरियर से। 17 की अपोनेंट एक तरह की एनिमल थी जिनको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ताकत से 17 की ताकत को आउटमैच कर सकती है, पर 17 की ताकत को हल्के में लेना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 17 काफी स्टाइल से इनमें से एक को बाहर करता है, बदला लेने के चक्कर में एक और यहाँ पे आ जाती है, 17 से बैटल करने लगती है। इसकी ताकत भी पहले वाली के मुकाबले ज्यादा होती है और 17 की ताकत के सामने इसकी ताकत भी कम पड़ जाती है। 17 सबसे पहले इसकी फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है, देन अपना अटैक करता है। एक बार फिर से 17 को बैटल करता देख सामने वाली के होश उड़ जाते हैं, 17 इसको भी एलिमिनेट कर देता है। देन हम सब देखते हैं हिट को, जो फाइट कर रहा था ओबुनी से, जिसकी ताकत हिट की ताकत से काफी हद तक मैच करती थी। हिट अपनी टाइम स्किप एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो ओबुनी भी इसी तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, दोनों की एबिलिटी एक दूसरे को मैच करती है। बैटल की स्टार्टिंग में ओबुनी डोमिनेट कर रहा होता है हिट को, वो कुछ अटैक्स लेने में कामयाबी हो जाता है। हालांकि हिट अपने वाइटल पे सभी अटैक को ब्लॉक करता है, वो अपने वाइटल पे एक भी अटैक को लगने नहीं देता। ओबुनी की फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है, ओबुनी की ताकत बैटल में बढ़ती जाती है, वो बैटल पे एडवांटेज लेने की कोशिश करता है पर हिट इसके फाइट करने के तरीके को समझ गया था। हिट टाइम स्किप का यूज करता
है 4 अलग डायरेक्शन में चला जाता है, पर इसका अटैक आता है 5वें डायरेक्शन से। ये वाला हिट ओबुनी को बुरी तरह लगता है। वो काउंटर करने की कोशिश करता है, पर ओबुनी का अटैक हिट की बॉडी के आर पार जाता है। हिट की बॉडी वापस आ जाती है, हिट काउंटर मारने लगता है तो उसके सारे अटैक ओबुनी को लगते जाते हैं। हिट ने तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया था कि ये बैटल खत्म हो चुका है। ओबुनी फिर भी हार नहीं मानता, एक और बार अटैक करने की कोशिश करता है, पर फिर से फेल हो जाता है। हिट अपना आखिरी अटैक करता है, ओबुनी को बाहर कर देता है, जिससे यूनिवर्स नंबर 10 की उम्मीदें भी खत्म सी होने लगती है। 10 बारी आती है माजिकायो की, जो अटैक करने जाता है जिरेन पे, ताकि जिरेन की पूरी ताकत को बाहर ला सके। जिरेन अपने पहले बैटल के लिए तैयार हो जाता है, वो इससे काफी दूर होता है, वहीं से अटैक करता है जो इसको नहीं लगता। पर जिरेन के अटैक में इतना ज्यादा फोर्स होता है जिससे माजिकायो अपने आप ही बाहर चला जाता है, जिरेन की ताकत को बाहर नहीं ला पाता। सुप्रीम का एक रिएक्शन यहाँ पे देखने लायक होता है। काफी अच्छा प्लान बनाया था, पर जिरेन की ताकत को बाहर नहीं ला पाए। इसके बाद हमारी नजर आती है गोकू पे, जो फाइट करना चाहता था किल और कॉलीफ्ला से, पर इसके सामने आ जाते हैं रोबोट। कॉलीफ्ला यहाँ पे आ जाती है, दोनों रोबोट्स पे अटैक करती है, दोनों को यहाँ से भगा देती है, क्योंकि कॉलीफ्ला भी गोकू से बैटल करना चाहती थी। कॉलीफ्ला की ऐसी हालत को देख के गोकू इससे कहने लगता है कि तूने यहाँ पे आने से पहले काफी अच्छा सा बैटल किया होगा। कॉलीफ्ला इसकी बात पे जवाब देती है कि वार्म अप करना बहुत जरूरी था, ताकि जब भी तेरे से मुकाबला हो तो अच्छे से हो। इसी बात पे गोकू इससे कहने लगता है कि वैसे केल कहाँ पर है, मुझे लगा था कि तुम दोनों साथ में ही बैटल करोगी, उसे भी यहाँ पे बुला ले। कॉलीफ्ला इसे बताने लगती है कि अगर तूने मुझे आउट मैच कर दिया तो केल यहाँ पे जरूर आएगी, पर मुझे नहीं लगता कि उसके यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी। ये बंदा इसे कहने लगता है क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा हमें लेके डूबता है। कॉलीफ्ला इसकी बात पे जवाब देती है कि जब ताकत होती है तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ताकत होने के बाद भी डर में जीने का क्या ही फायदा। इसी बात पे गोकू इससे कहने लगता है कि अगर सामने वाले में तेरे से ज्यादा ताकत है तो भी इतने कॉन्फिडेंस में होना सही है। कॉलीफ्ला अपनी ताकत को बढ़ाने लगती है, सुपर सेन फॉर्म में आ जाती है, देन कहने लगती है कि अगर तेरे अंदर मेरे से ज्यादा ताकत है तो दिखा। फिर सामने गोकू अपनी ताकत को नहीं बढ़ाता, वो अपनी बेस फॉर्म में ही होता है, कहने लगता है कि जितनी ताकत है सब दिखा देना, होल्ड बैक मत करना। कॉलीफ्ला को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, वो अटैक करने आगे जाती है, काफी सारे हिट मारने की कोशिश करती है, पर उसका एक भी अटैक सामने वाले को नहीं लगता। सामने गोकू इसके सभी अटैक को काफी आसानी से डॉज करा होता है। कॉलीफ्ला की ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं थी, वो जितना चाहे अटैक को डॉज कर सकता था। कॉलीफ्ला अटैक करती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती, देन कहने लगती है कि मेरे से फाइट बैक कर, डॉज करके मुझे और गुस्सा मत दिला। सामने से गोकू इसकी बात पे जवाब देता है कि अपने अपोनेंट को फाइट करने पे मजबूर करना पड़ता है, जब तक तू ऐसा नहीं करेगी कोई भी तेरे से मुकाबला नहीं करेगा। केल अपनी बहन को फाइट करता देखती है तो इसे तो अभी से ऐसा लगता है कि इसे भी फाइट करने चले जाना चाहिए, कॉलीफ्ला के साथ मिलकर फाइट करना चाहिए। वो बात अलग है कि कॉलीफ्ला को इसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला था, वो अकेले ही फाइट करना चाहती थी। इसके बाद कहानी आ जाती है ब्रोली पे, जो अपनी बर्सर्क फॉर्म में होता है। ब्रोली के सामने होता है डिस्पो, जो ब्रोली की ऐसी हालत को देख के इस पे हंस रहा होता है। ब्रोली की ताकत बढ़ती जाती है, वो एकदम पागल सा होने लगता है, अपने आप पे से काबू खोने लगता है। डिस्पो कहने लगता है कि गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, कंपटीशन ही ऐसा है कि तेरे में मार लगा के तुझे बाहर फेंकना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि डिस्पो खुद भी नहीं जानता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला था। डिस्पो एक बार फिर से अटैक करने आगे जाता है, अपनी रफ्तार दिखाता है, अपना अटैक लेता है। ब्रोली अपनी ताकत को बाहर लाता है तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा ताकत बाहर आती है कि डिस्पो पीछे ही रुक जाता है। डिस्पो का चेहरा यहाँ पे देखने लायक होता है, ये भी सोच में चला गया था कि सामने वाले की ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी तो आगे क्या किया जाए। बारी थी ब्रोली की, जो अटैक करने आगे जाता है, अपनी रफ्तार को दिखाता है, डिस्पो का फोकस इसी पे होता है, लेकिन ब्रोली अचानक से इसके पीछे आ जाता है। डिस्पो बहुत ही मुश्किल से इसे देख पाता है, ब्रोली अपना अटैक लेता है पर डिस्पो इससे बच जाता है। ब्रोली अभी नहीं रुकता, काफी सारे अटैक करता है, उसके हर एक अटैक से अरीना के स्टेज में दरारें पड़ने लगती है। डिस्पो जैसे तैसे इसके अटैक से बच रहा था, पर इसके मन में ये बात थी कि अगर गलती से एक भी अटैक लग गया तो इसके लग गई। ब्रोली की ताकत और भी ज्यादा होने लग जाती है, ये बैटल में ग्रो करता है, इसके अंदर से काफी सारे की अटैक निकलने लगते हैं। इसके अटैक से बचने में डिस्पो को दिक्कतें होने लगती हैं। ब्रोली के गुस्से के सामने इसकी रफ्तार फीकी पड़ गई थी। जिरेन एंड टोपो दोनों ही इस बैटल को देख रहे थे, दोनों को ही ऐसा लगता है कि इन दोनों को बैटल में जाना पड़ सकता है, पर ये दोनों भी नहीं जाते। डिस्पो को पूरा मौका देते हैं कि किसी भी तरह से बैटल को अपने फेवर में लेके आ जाए, सिचुएशन को अपने हाथों में कर ले। इसके बाद कहानी आ जाती है गोकू पे, जो सेंस कर पाता है कि ब्रोली बरसर्क हो गया था। अभी भी कॉलीफ्ला से बैटल कर रहा था, जो कोशिश करी थी कि किसी भी तरह से एक हिट तो ले पाए, पर ऐसा नहीं कर पाती। अभी गोकू अपना पहला अटैक लेता है, पर जानबूझ के कॉलीफ्ला को हिट नहीं करता, बस दिखाता है कि अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है। केल को अच्छा नहीं लगता, वो अपनी ताकत को बढ़ा लेती है, देन सीधा बैटल में चली जाती है ताकि अपनी बहन की मदद कर सके। कॉलीफ्ला को अच्छा तो नहीं लगता, वो अकेले ही बैटल करना चाहती थी, पर वो भी इस बात को जान गई थी कि केल का यहाँ पे आना जरूरी हो गया था। इन दोनों के साथ में आने के बावजूद भी गोकू जब चाहे इन दोनों पे अटैक करता, जब चाहे इन दोनों के अटैक को डॉज करता। केल एंड कॉलीफ्ला अपना पूरा दम लगा रही थी, पर जाकर भी सामने वाले को एक भी हिट नहीं दे पाती। सामने से गोकू अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है तो दोनों इसकी ताकत को देख के हैरान हो जाती है। दोनों एक जगह पे आके खड़ी हो जाती है, दोनों को समझ ही नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। गोकू इन दोनों से कहने लगता है कि अभी तक तो अंदाजा हो गया होगा कि आगे बैटल करने का मतलब ही नहीं बनता, अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ जा सकती हो। कॉलीफ्ला की बात को सुन के हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि आखिर तू कौन से ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। इसी बात पे गोकू इनसे कहने लगता है कि इसका पता तो तुम दोनों को खुद ही लगाना पड़ेगा, वो तरीका तुम दोनों की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसा कहने के बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है, पर ये दोनों सोच में होती है कि आखिर इसके बारे में बता के गया था। इसके बाद कहानी आ जाती है ब्रोली पे, जो डिस्पो पे पहला हिट मारता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। डिस्पो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि सामने वाले की ताकत इस कदर ज्यादा हो गई थी कि इसकी रफ्तार को काउंटर कर गया था। ब्रोली को भी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो समझ जाता है कि उसे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रोली फिर से पंच बनाता है, फिर से अटैक करने जाता है, फिर से डिस्पो को हिट मारता है, पर इतना ही मारता है जिससे वो ना मरे। डिस्पो का चेहरा यहाँ पे देखने लायक होता है, मतलब गुस्सा आने की वजह से किसी की रफ्तार भी बढ़ सकती है, उसे पहली बार पता चला था। ब्रोली इसकी तरफ देख रहा होता है तो हंसने लग जाता है, जैसे इसका मजाक बना रहा था कि अब दिखा तेरे अंदर कितना
कितना दम है। डिस्पो यहाँ पे क्या ही करता, अटैक करने जाता तो फिर से मार खाता। जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई थी। जिरेन एंड टोपो इसके सामने आ जाते हैं। ब्रोली से कहने लगते हैं कि अब इसका मुकाबला इन दोनों में से किसी से होगा। ब्रोली यहाँ पे गुस्से में होता है, दोनों से कहने लगता है कि पहले मुझे मेरा ये बैटल खत्म करने दो। टोपो इसी बात पे कहने लग जाता है कि हम अपने किसी भी फाइटर को ऐसे बाहर नहीं जाने दे सकते, ये कंपटीशन ही ऐसा है। वेजिटा यहाँ पे आ जाता है, टोपो से कहने लगता है कि लगा नहीं था, तुझे भी प्राइड का मतलब समझाना पड़ेगा। देन गोकू भी यहाँ पे आ जाता है, दोनों से कहने लगता है कि अगर तुम दोनों फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे अपोनेंट तैयार हैं। टोपो इसी बात पे कहने लगता है कि तुम दोनों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, प्राइड ट्रूपर्स को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। वेजिटा इसकी बात पे जवाब देता है कि बड़ी बात होगी तुम दोनों के लिए, पर हम दोनों के लिए तो बहुत ही आम सी बात है। टोपो इसी बात पे कहने लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वो कभी अच्छा बैटल नहीं दे पाता, तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू भी उनमें से है। वेजिटा इसकी बात पे जवाब देता है कि जितना मैं बोलता हूँ उससे काफी अच्छा बैटल करता हूँ, तुझे इस बात का जल्दी ही अंदाजा हो जाएगा। ये दोनों ब्रोली से कहने लगते हैं कि तू अपना बैटल फिनिश कर और एक बात को याद रखना कि गलती से भी अपने अपोनेंट को मार ना दे। ब्रोली अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है, जिसका तो एक ही मतलब था कि डिस्पो के यहाँ पे लग गए थे। इसके बाद कहानी फ्रीजा पे आ जाती है, जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी तो अभी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले फ्रीजा फ्रॉस्ट के मजे लेता है, उसके साथ प्रैंक करता है, देन उसे एलिमिनेट कर देता है। देन अपना निशाना बनाता है काबा को, जो अरीना में अकेला खड़ा था। वेजिटा अपनी बैटल में बिजी था। काबा ने मोना से बैटल किया था, सुपर सैयन 2 फॉर्म में जाने की वजह से अपनी पूरी ताकत को ही लगा दिया था, जिसकी वजह से ये कमजोर हो गया था। फ्रीजा इस बात को जानता था तो सबसे पहले इसे टॉर्चर करना शुरू करता है, जानबूझ के इसे पहले एलिमिनेट नहीं करता। काबा अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में जाता है, फिर से अपना सब कुछ लगा देता है, पर फ्रीजा को हिट करना पॉसिबल नहीं था। काबा से पूरे मजे लेने के बाद फ्रीजा इसे भी एलिमिनेट कर देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपनी बैटल पे फोकस करता है। इसके अलावा बाकी सी फाइटर्स के बारे में बात करें तो इनका टीम अब इतना कमाल का होता है कि कोई भी हमारी टीम से एलिमिनेट नहीं होता। गोहान सबको लीड कर रहा था, पिक्कोलो इसका काफी अच्छा साथ दे रहे थे, साथ ही बारडॉक प्रॉपर प्लान को बना के अपोनेंट को बाहर करते थे। 17 अभी तक तो अकेले ही फाइट कर रहा था, पर वो भी जान गया था कि जितने भी कमजोर फाइटर थे सारे बाहर चले गए थे, तो अकेले फाइट करने का मतलब नहीं बनता। हालांकि इन सबका जो अगला ओपोनेंट होने वाला था वो काफी ज्यादा ताकतवर होने वाला था, इन सबका सामना होने वाला था एक फ्यूजन से। इसके बाद कहानी आ जाती है वेजिटा एंड टोपो पे, दोनों फाइट करने के लिए एकदम तैयार थे। वेजिटा अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है, सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है, देन बैटल करना शुरू करता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करने आगे जाते हैं, दोनों पंचेस मारते हैं, दोनों के पंचेस कोलाइड हो जाते हैं, जिससे काफी हैवी इंपैक्ट देखने को मिलता है। ये दोनों पीछे आ जाते हैं। वेजिटा टोपो के लेवल को समझ गया था, जान गया था कि उसे इस बैटल को कैसे खत्म करना है। टोपो देखता है कि सामने वाला अटैक करने नहीं आ रहा था, तो ये खुद से ही अटैक करने जाता है, पर वेजिटा इसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करता है। देन काउंटर मारता है जो सीधा टोपो के फेस पे लगता है। टोपो पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है, पीछे रॉक पे आके हिट होता है। टोपो अपने आप को काफी जल्दी संभालता है, देन अपना सबसे ताकतवर की अटैक करता है, जिसे वेजिटा बिना कोई एफर्ट लगाए काफी आसानी से डॉज करता है। देन वेजिटा से कहने लगता है कि अगर यही तेरी पूरी ताकत है तो हमारा ये बैटल खत्म हो चुका है। टोपो को तो यकीन नहीं होता कि सामने वाला मॉर्टल इसे इतनी आसानी से हैंडल कर रहा था, जैसे इसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वेजिटा की बल में इसके सामने आ जाता है, देन इससे कहने लगता है कि अपनी पूरी ताकत दिखा, वरना अगले ही अटैक में तू सीधा बाहर जाएगा। वीरस को तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक तरह से देखा जाए तो उनके मन में तो आग सी लगी थी, क्योंकि इनके यूनिवर्स का कोई भी फाइटर बाहर नहीं गया था। बेलमोंट के चेहरे पे चिंता को देखा जा सकता था। ये टोपो से कहने लगते हैं कि अपनी पूरी ताकत को दिखा, यूनिवर्स को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। टोपो थोड़ा पीछे आ जाते हैं, देन फैसला कर लेते हैं कि यूनिवर्स को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके बाद कहानी आ जाती है गोकू पे, ये भी अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है, चिरन से फाइट करना शुरू करता है। दोनों का बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है, एकदम हीट अप बैटल होता है, दोनों ही अटैक करते हैं, दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हैं। अरीना के काफी सारे फाइटर फाइट करने के बजाय दोनों को देखने लग गए थे, यहाँ तक कि हकाइशिन भी दोनों को देख रहे थे। बैटल में सबसे पहले चिरन ओपनिंग बनाता है, अपना पहला अटैक लेता है, गोकू पीछे जाता है, पर और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। चिरन एक बार फिर से मौका बनाने की कोशिश करता है, फिर से हिट मारता है, पर गोकू साइड हो जाता है। इतने टाइम में कामेहामेहा वेव को तैयार कर लेता है। एक बार को तो चिरन भी हैरान हो जाता है कि ये इतनी जल्दी वहां पे कैसे पहुंच गया, पर वो इसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। चिरन अपनी ताकत को बढ़ाता है, हैवी अटैक लेना शुरू करता है, गोकू जितना हो सके इसके अटैक को डॉज करता है, देन मौके पे ब्लॉक भी करता है। साथ ही ये बंदा ओपनिंग बनाता है, काउंटर मारने की भी कोशिश करता है, पर सामने वाले की ताकत ब्लू फॉर्म के मुकाबले काफी ज्यादा थी। चिरन अभी इसे डोमिनेट करने लगता है, काफी सारे हिट मारता है, यहाँ तक कि काफी पास से की अटैक करने में भी कामयाब हो जाता है। बैटल काफी जल्दी इस पॉइंट पे आ गया था, जहाँ पे गोकू समझ गया था कि इस फॉर्म में फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता, जितना बॉडी को हीट अप करना था उतना हो गया था। चिरन भी सेंस कर पाता है कि ये बंदा एक बहुत बड़ी ताकत को छुपा रहा था, वो समझ जाता है कि अभी इसको अपनी ताकत को बाहर लाना ही पड़ेगा। तो अभी गोकू पावर डाउन करता है, बेस फॉर्म में वापस आ जाता है, देन कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं ही जीतूंगा। चिरन को एक बात समझ नहीं आती कि इस बार से इसका क्या मतलब था। ये दोनों पहली बार बैटल कर रहे थे, पहले बैटल का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया था। सामने से गोकू अपनी ऐसी ताकत को बाहर लाने वाला था, जिसे देख के सब हैरान होने वाले थे, सभी हकाइशिन हैरान होने वाले थे, एंजल्स हैरान होने वाले थे। इसी वजह से फीस एंड बीरस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये दोनों भी देखना चाहते थे कि आखिर सभी हकाइशिन और एंजल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और ये बात भी हम नहीं जानते कि चिरन इस ताकत को कैसे काउंटर कर पाएगा, क्योंकि सामने वाला उससे बहुत आगे जाने वाला था। इन दोनों के बैटल में आगे क्या होने वाला था, क्या रिजल्ट में कोई बदलाव देखने को मिल सकता था, ये तो वक्त ही बताएगा।